नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। मैं आज आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में बड़ी टॉपिक रेलवे के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह पूरा भाग हम दो हिस्सों में कवर कर रहे थे। पहले भाग में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे के बारे में, रेलवे का कुछ परिचय जाना था। फिर हमने चर्चा करी थी कि रेलवे के अलग अलग डिवीज़न्स कौन कौन से हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं और डिवीज़न्स बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। उसके बाद हमने रेल गेजेस के बारे में पढ़ा था। रेल गेजेस के बारे में अगर बताते हुए मैं एक बार रिकॉल कराना चाहूँ आपको, तो यह दो रेल्स के बीच में वह न्यूनतम आंतरिक दूरी होती है जो बरकरार रखी जाती है किसी एक पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक के लिए, तो उसको रेल गेज कहते हैं। उस गेज के आधार पर अलग अलग सेक्शंस हमारे पास थे, मसलन ब्रॉड गेज था, मीटर गेज, नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज, मेट्रो गेज, बहुत सारे गेजेस इस तरह से हमने चर्चा किया। और बाद में हमने चर्चा किया कुछ टेक्निकल टर्म्स का। और इस लेक्चर के इस हिस्से में हम देखेंगे अलग अलग स्लीपर्स के बारे में। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से और विकल्प मौजूद हैं रेलवे ट्रैक को और बेहतर बनाने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और कुछ रेल सेक्शंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो रेल सेक्शन है, अगर रेल सेक्शन से मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं बात कर रहा हूँ रेलवे ट्रैक जिस मटेरियल से बना है, जिस शेप में बना है। अगर हम उस मेटल को काटें, मसलन जो गर्डर्स की तरह इस्तेमाल होता है रेलवे के मूवमेंट के लिए, उसी को हम रेल सेक्शन बोलते हैं। अगर हम उसके इन प्रस्थ काट को देखें तो हमें अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगर मैं रेल सेक्शन के बारे में बताऊं तो ये एक प्रकार का स्टील गर्डर होता है जो मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। मीडियम कार्बन स्टील जिसमें लगभग 0.7 से 0.8% तक कार्बन होता है और लगभग 0.8 से 1% तक मैग्नीज होता है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि जो रेलवे ट्रैक हमारा बनता है वो मीडियम कार्बन स्टील है जिसमें आयरन यानी Fe के साथ कार्बन और मैग्नीज भी मिला होता है। अगर हम बात करें लंबाई की, तो जो हमारे पास फैक्ट्री में बना हुआ एक रेल की लंबाई अमूमन मिलती है ब्रॉड गेज के लिए, यह लगभग 42 फीट का होता है, जो मोटे मोटे 12.80 मीटर के आसपास आता है, लेकिन हम इसको 13 मीटर की तरह कंसीडर करते हैं। वही मीटर गेज और नैरो गेज के लिए जो ट्रैक इस्तेमाल होता है उसकी लंबाई 39 फीट होती है, जो लगभग 12 मीटर के करीब होती है। इस तरह से अगर हम रेल की उपयोगिता के बारे में पढ़ें, रेल का मतलब जिस पे ट्रेन हमारा चलता है, ट्रेन लोकोमोटिव को हम कह रहे हैं। रेल की उपयोगिता क्या है? सबसे पहले तो एक सतत सतह प्रदान करता है, एक निरंतर सतह प्रदान करता है जिस पे ट्रेन आसानी से मूव कर सके। समतल सतह होता है, ट्रेन में बिल्कुल भी जर्किंग नहीं होती है अगर हमने एक बढ़िया रेल का इस्तेमाल किया है। यह एक गाइड के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे आपको बता देना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेन में कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं होती, यानी जैसे आप बस या कार में देखते हैं कि ड्राइवर के हाथ में एक स्टीयरिंग व्हील होती है जिससे वो दिशा में परिवर्तन करता है। अगर दाहिने या बाएं जाना है, राइट या लेफ़्ट जाना है, तो वो स्टीयरिंग व्हील की मदद से व्हीकल को मोड़ता है। तो ऐसा विकल्प बिल्कुल भी ट्रेन में मौजूद नहीं होता। फिर ट्रेन अपना दिशा कैसे बदलती है? ट्रेन अपना दिशा ट्रैक के माध्यम से बदलती है। ड्राइवर स्पीड को कम या ज़्यादा करता है ट्रैक पे जैसा टर्न होता है, और यह जो दिशा बदलने की प्रक्रिया है इसमें जो गाइड की तरह काम करता है वो हमारा रेल ही होता है, यानी जो पटरी होती है उसी की मदद लेकर के ट्रेन अपना रास्ता बदलती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सभी भार को, जो भी ट्रेन के ऊपर भार आ रहा हो, सबसे प्राइमरली व्हील्स उसी पे स्थानांतरित करता है। रेल पर ही जो ट्रेन का पहिया है वो उस ट्रेन पे आ रहे भार को सबसे पहले ट्रैक पे ही, यानी कि रेल्स पर ही स्थानांतरित करता है। तो यह इसकी विशेषता है। अब ये एक काम इसका बहुत उम्दा है कि ये जो भार आता है ट्रेन का वो खुद लेता है, फिर ये स्लीपर्स और फिर बैलास्ट के माध्यम से ये ज़मीन पर स्थानांतरित कर देता है। तो ये एक माध्यम की तरह भी काम करता है लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब अलग अलग हम रेल सेक्शंस की बात करें, और सबसे पहले जो रेल सेक्शन इस्तेमाल किया जाता रहा वो डबल हेडेड रेल सेक्शन इस्तेमाल किया जाता रहा, जिसके ऊपरी हिस्से की लंबाई 70 mm थी और सेम वही लंबाई यहाँ पर भी 70 mm रखी गई। इसकी कुल ऊंचाई के बारे में अगर हम देखें तो 152 mm ऊंचाई थी। फ्लेंज की मोटाई 19 mm थी।
अब यह जो हेड था, इसकी जो चौड़ाई थी वो 44 mm थी, मीन्स गहराई जो थी वो 44 mm थी। अब इसके बारे में एक बात बहुत ख़ास है कि जैसा सेक्शन आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा वैसा ही सेक्शन यहाँ नीचे भी बनाया गया था। विचार यह था कि एक बारी अगर हमने रेलवे ट्रैक को फैक्ट्री में बना दिया, रेल्स को फैक्ट्री में बना दिया, और फिर इसको जब हम इस्तेमाल करने लगे, मसलन इस पे ट्रेन का आवागमन शुरू हो गया, तो उसके आवागमन से यह जो ऊपरी सतह है जिस पे ट्रेन का आवागमन होगा, इस पे वियर एंड टियर होगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये इसके सतह का क्षरण होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ओवरटर्न कर देंगे, मतलब ये वाला सेक्शन नीचे और इसको ऊपर कर देंगे, और फिर से वो ट्रैक इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा। यह विचार तो अच्छा था, लेकिन समय के साथ जब हमने देखा कि ऊपर वाला सतह तो ख़राब हो ही रहा था, साथ ही साथ स्लीपर्स पे पड़े पड़े ये नीचे वाली सतह भी ख़राब हो रही थी, तो ये आइडिया बिल्कुल फेल हो गया, यानी डबल हेडेड सेक्शन रेल के बिल्कुल भी प्रैक्टिस में नहीं आए। उसके बाद वहाँ से जो हमने ज्ञान लिया था, जो जानकारी ली थी, उसको इस्तेमाल करते हुए क्या किया कि जिस सतह का क्षरण ज़्यादा हो रहा था उसको ज़्यादा मोटा, ज़्यादा बड़ा सेक्शन बना दिया, यानी कि टॉप हेड जो था उसको हमने बड़ा बना दिया और फुट पे मेटल की मात्रा कम कर दी। और एक समस्या और थी, इस तरीके के सेक्शन को स्लीपर्स से जोड़ने के लिए हमें चेयर्स की मदद लेनी पड़ती थी। कुछ इस तरीके से मैंने पिछले सेक्शन में बताया था कि चेयर्स की मदद से इसको जोड़ा जाता है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये चेयर्स कहलाते हैं। तो चेयर के मदद से इनको जोड़ा जाता था, जो एक एडिशनल फिक्सर्स की तरह काम करता था, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ये हो जाती थी इस्तेमाल करने के लिए, तो इसका रख रखाव पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। इसलिए हम एक नए और बड़े ही नायाब रेल सेक्शन के साथ सामने आए। लगभग 90 से 95% रेल इसी तरीके के सेक्शन, ट्रेन इसी तरीके के सेक्शन, रेल सेक्शन पे चलती हैं। इसको फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन बोला गया। ये निचला जो इसका बॉटम था वो आप देख रहे हैं इन्वर्टेड टी की तरह है। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर हम आरसीसी के स्लीपर्स पे इसको लगा रहे हैं तो हम पेंड्रॉल क्लिप की मदद से सीधे क्लिप कर पाते हैं। अगर हम वुडन स्लीपर पे लगा रहे हैं तो हम सीधे सीधे डॉग स्पाइक की मदद से इसको पकड़ के रख सकते हैं। यहाँ चेयर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो टॉप सेक्शन है वो अगेन उसी तरीके से जैसा बुल हेडेड सेक्शन पे हम देख रहे थे या डबल हेडेड सेक्शन पे देख रहे थे, यह ज़रूर ऊपर से कुछ टेपर्ड होता है जिससे कि इंटरलॉकिंग हो सके किसकी, कोनिंग ऑफ व्हील्स और ट्रैक की। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस हमने देखे। अब बात कर लेते हैं स्लीपर्स की। स्लीपर्स वह मेंबर होता है जो भार को रेल से फॉर्मेशंस पे स्थानांतरित करता है। एक माध्यम होता है स्लीपर जो भार को लेता है कहाँ से, रेल से, फिर उसको वो बैलास्ट के माध्यम से फॉर्मेशन यानी कि ज़मीन पर स्थानांतरित कर देता है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं ये जो चीज़ें हैं इन्हें ही हम स्लीपर्स बोलते हैं। ये जो दो रेल के बीच में लगे हुए हैं, एक तो पहला इसका जो प्राइमरी काम है वो ये है कि ये भार को स्थानांतरित करता है। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण काम ये है कि इन ट्रैक्स को इनके नियत स्थान पर पकड़ के रखना है, यानी कि इनके बीच की जो क्षैतिज दूरी है उसको बराबर बनाए रखने का काम भी स्लीपर्स के द्वारा किया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि दो पटरियों के मध्य जो चौड़ाई होती है, जो दूरी होती है, यानी कि जो गेज डिस्टेंस हमने डिसाइड किया है उसको लगातार बरकरार रखने के लिए भी स्लीपर्स की मदद ली जाती है। ये अपनी बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं। अगर इसमें देखें तो ये भार को स्थानांतरित करता है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर हम स्लीपर्स का वर्गीकरण करें तो हमारे पास 3-4 तरीके के स्लीपर्स आते हैं। जो सबसे पहले स्लीपर्स इस्तेमाल किए जाते थे वो वुडन स्लीपर्स थे, जो अमूमन टीक, देवदार, चीड़ आदि लकड़ियों से बनते थे, जो बहुत ही मजबूत और फाइबरस यानी कि रेशेदार लकड़ियाँ होती थी, उनका इस्तेमाल करके इनको बनाया जाता था। इन वुडन स्लीपर यानी कि लकड़ी के स्लीपर्स को इस क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे, ये जितने स्लीपर्स हैं ये सब के सब वुडन स्लीपर्स हैं, ये रेल को अपनी जगह पर पकड़े हुए हैं। इसमें फिक्सर्स का इस्तेमाल कम किया जाता था, लेकिन इसकी एक ख़राब बात यह थी कि देख रेख में मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा था,
क्योंकि समय समय से इनका इंस्पेक्शन करना पड़ता था, निरीक्षण करना पड़ता था, क्योंकि ये पानी लगने की वजह से सड़ सकते थे, दीमक इन्हें खा सकते थे, आग लगने की वजह से ये जल सकते थे। तो इसमें जो मेंटेनेंस का खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था, और आज मौजूदा स्थिति में हम देखें तो ये बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। और इसलिए नहीं है कि हम पर्यावरण के अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, प्रदूषण इतना बढ़ गया है, तो हम लकड़ी का स्लीपर्स बनाने के लिए पेड़ तो बिल्कुल नहीं काटेंगे, और काटना भी नहीं चाहिए। तो हम विकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बात करूँगा कुछ और नए स्लीपर्स की। एक अच्छी बात इसमें और भी थी कि एक बारी अगर छोटे मोटे डैमेजेस के साथ स्लीपर ख़राब हो जाते थे तो उनको पुनः बेचा जा सकता था, मतलब उनकी रीसेल वैल्यू हमें कुछ न कुछ मिल जाती थी। वो किसी फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, या ईंधन के तौर पे भी उनको इस्तेमाल किया जा सकता था। तो वुडन स्लीपर्स के बाद हम बात करेंगे स्टील स्लीपर्स की। स्टील स्लीपर्स फैक्ट्री में बनाए जाते थे। उनका शेप कुछ अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इस तरह होता था, यहाँ पे ट्रैक गुजरता था। अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये इस तरीके से ही दिखता है। ये आपका रेलवे ट्रैक कीज़ की मदद से यहाँ पे फिक्स्ड है। इनका प्रॉब्लम ये था कि इनमें जंग लगने की समस्या ज़्यादा थी, इसलिए इनको पानी से बचाए रखने की आवश्यकता बहुत पड़ती थी। इनकी रीसेल वैल्यू कंपैरेटिवली सबसे अच्छी थी, क्योंकि ये मेटल है, स्टील है। इनको फिर से किसी फैक्ट्री में डाल करके पुनः पिघला के हम कुछ और चीज़ या पुनः स्लीपर्स ही बना सकते थे। तो रीसेल वैल्यू के दृष्टिकोण से हमारा स्टील स्लीपर सबसे बेहतर साबित हुआ। इस कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे आरसीसी स्लीपर्स, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आरसीसी स्लीपर्स आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा है। हिंदुस्तान में भी अब बहुत सारे ट्रैक जो नए बन रहे हैं उनके नीचे आरसीसी स्लीपर्स को ही लगाया जाता है। यहाँ पर रेल को हम पेंड्रॉल क्लिप की मदद से आसानी से फिक्स कर देते हैं। इनकी देख रेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें न ही जंग लगने का खतरा होता है, न ही आग से इन्हें क्षति पहुंचती है। लेकिन यह ज़रूर है कि कुछ एक स्लीपर्स पे जर्क की वजह से टूटने की दिक्कत आती है। इन्हें प्री कास्ट किया जाता है, इसलिए इसमें नेगेटिव स्ट्रेसेस पहले से ही होते हैं, जो ट्रेन के मूवमेंट पे उनको आसानी से झेल पाते हैं। एक सबसे जो ख़राब बात है आरसीसी स्लीपर्स की, कि इनकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल शून्य है। इन अगर ये एक बारी ख़राब हो गए तो आपको रिटर्न में इनसे 1 रुपये भी हासिल नहीं होना है। ये सबसे ख़राब बात थी। लेकिन फिर भी जो इनका टोटल ऑपरेशन कॉस्ट है वो हमारे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, किफ़ायती होता है। इसलिए आज के समय में सबसे ज़्यादा हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं भी अपने इर्द गिर्द में या रेल यात्रा करते हुए कहीं जाएंगे, कुछ एक दो छोटे सेक्शंस को छोड़ करके बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आरसीसी स्लीपर्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफेक्ट्स जो रेल में होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा क्रीप इन रेल। बहुत सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जो रेल है, ये रेल यानी कि पटरियाँ, ट्रेन यानी कि लोकोमोटिव। लोकोमोटिव के मूव करने की वजह से मूव कहाँ करेगी? ट्रैक पे। जब ये लोकोमोटिव मूव करेगा तो हो सकता है कि ट्रैक रेल के मूव करने की दिशा में आगे खिसक जाए या फिर उसके ऑपोजिट दिशा में खिसक जाए। लेकिन जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है वो यही है कि ट्रेन के मूव करने की दिशा में रेलवे ट्रैक खिसक जाता है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हर स्टेशन पर ट्रेन को ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगाने की वजह से क्या होता है? रेलवे ट्रैक और ट्रेन के पहियों के बीच में फ्रिक्शन की वजह से एक टेम्पररी कांटेक्ट होता है। तो जैसे अगर ब्रेक लगाया, ये ट्रेन इस दिशा में इस तरीके से इसके व्हील्स घूम रहे हैं, ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर इन्होंने ब्रेक लगाया यानी कि पहिया रुकेगा तो ये पूरा का पूरा जो रेल है वो आगे की तरफ खिसक जाएगा। इसे हम क्रीप इन रेल बोलते हैं। इससे दिक्कत कहाँ आती है? इससे प्रॉब्लम आ जाती है पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स पे। उनमें शिफ्टिंग हो जाती है, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते। तो समय समय के से इनका इंस्पेक्शन करना, एंटी क्रीपर्स लगाना और इनके निरीक्षण के बाद इनका उपचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर हम बात करें हॉगिंग ऑफ रेल की, तो हॉगिंग कहाँ पे होती है? जहाँ पे हम एक्सपेंशन जॉइंट्स दिए रहते हैं। अब देखिए, ट्रेन का पहिया अगर यहाँ से ऐसे मूव करते हुए आएगा और यहाँ पे इनिशियली आपने इस तरह से आपने इसमें एक्सपेंशन जॉइंट्स बना रखे थे। तो जब ये ट्रेन आएगा तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इन दोनों सेक्शंस को नीचे की तरफ
मोड़ देगा। इसको हॉगिंग ऑफ रेल की श्रेणी में हम रखते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब ट्रेन इससे गुजरती है तो ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों को एक जर्क महसूस होता है, एक अनकंफर्ट और असुविधा का एहसास होता है। तो हॉगिंग ऑफ रेल को भी ठीक करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यात्रा बिल्कुल भी सुखद नहीं होगी। तो इस वजह से हॉगिंग ऑफ रेल को हम कंसीडर करते हैं एक डिफेक्ट के तौर पे। अब बात करते हैं वियर ऑफ रेल। वियर ऑफ रेल का मतलब क्या है कि जो हमारा रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक का मतलब रेल्स, उसकी जो ऊपरी सतह जहाँ पे व्हील्स का कांटेक्ट है, मसलन अगर यह रेल ये इस तरीके से रेल है बड़ा लंबा सा और ये रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक पे अचानक से अगर ब्रेक लगा दिया जाए, इस ट्रेन के ड्राइवर द्वारा लोको पायलट द्वारा अगर ब्रेक लगा दिया जाए तो ये व्हील अचानक से स्टॉप होगा। तो वो इस जो मेटल है जिससे ट्रैक हमारा बना हुआ है, इस मेटल के ऊपरी सतह पर एक बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा करेगा, जिसकी वजह से उस सतह पे जो मेटल है वो वियर कर जाएगा, यानी कि वो एक विस्थापित हो जाएगा और एक प्रोजेक्शन बना लेगा। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो ये इधर साइड में या आगे की तरफ प्रोजेक्शन बन जाता है। ये कंडीशन आ सकती है ब्रेक लगाने पर या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे अचानक से ट्रेन को एक्सेलरेट किया जा रहा है, उसकी गति को बढ़ाने के लिए एक्सेलरेशन त्वरण दिया जा रहा है, तो उस स्थान पे इसका वियर होने की संभावना ज़्यादा है। इससे वियरिंग से प्रॉब्लम क्या आती है यह आपको समझने की आवश्यकता है। ये अगेन हॉगिंग जैसा ही अनकंफर्ट प्रदान करता है, असुविधा प्रदान करता है उसमें बैठे यात्रियों को, क्योंकि ट्रेन एक समतल सतह पे चल रही है और अचानक से ऐसी जगह पे पहुंची जहाँ पे सतह का मेटल विस्थापित हो चुका है, वहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन यानी कि गड्ढा बन चुका है। कि जब भी ट्रेन वहाँ से गुजरेगी तो वहाँ पे आपको झटका भी महसूस होगा और आवाज़ भी आएगी। तो यह जो डिफेक्ट, इसको डिफेक्ट ऑफ रेल की श्रेणी में रखा जाता है वियरिंग को, और इसका उपचार यही है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन को आप एक नए रेल सेक्शन से रिप्लेस कर दीजिए, बदल दीजिए। तो इस तरीके से हम रेल सेक्शंस को पढ़ लिए कि उसमें वीएस क्या, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। आखिरी में हम बैलास्ट के बारे में पुनः जानकारी इकट्ठा करेंगे। बैलास्ट का काम क्या है, ये ब्रोकन स्टोन्स होते हैं, पत्थर को तोड़ करके निकाली हुई गिट्टियाँ होती हैं। इनको हम स्लीपर्स के नीचे रखते हैं, या कह लीजिए कि जो ब्रोकन स्टोन है इसके फॉर्मेशन पे हम स्लीपर्स को रखते हैं, जिस पे रेलवे ट्रैक यानी कि रेल्स फिक्स होता है। लोड सबसे पहले रेलवे ट्रैक पे आएगा, फिर वो स्लीपर्स उसको प्रसारित कर देगा और फिर ये पूरे इतने एरिया में स्लीपर्स लोड को बांट देगा, जो फिर से जब आपके बैलास्ट पे आएगा तो वो उसको एक बड़े एरिया पे प्रसारित करके उसको मृदा पर स्थानांतरित कर देगा, भूमि पर स्थानांतरित कर देगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक चित्र के माध्यम से बताना चाहूँ कि ये कैसे कर पाता है। अब आप देखिए ये पत्थर कैसा होगा, एक रेगुलर शेप में होगा नहीं, कुछ इस तरीके से हो सकता है। जो हमारे पास जो बैलास्ट है वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर स्लीपर है अगर, और मैं कुछ चित्र बना लेता हूँ। ये सब इसी तरीके से आपको बैलास्ट दिखते हैं, जहाँ भी आप देखेंगे आपको इस तरीके से ही बैलास्ट आपको नज़र आएंगे। अब देखिए ये जो कॉर्नर्स है, जो इरेगुलर शेप्स है, इन्हीं के वजह से इंटरलॉकिंग होती है इन बैलास्ट के बीच में। अब देखिए होगा क्या, लोड आया, ट्रैक पे आया, फिर स्लीपर ने उसको मान लिया हमने इतने एरिया पे प्रसारित कर दिया। अब देखिए जब ये लोड इस वाले बैलास्ट पे आएगा तो देखिए ये बैलास्ट इसके संपर्क में है तो लोड यहाँ तक आ गया। अब ये बैलास्ट इन सबके संपर्क में है तो लोड यहाँ, फिर अगेन ये लोड इस तरीके से अलग अलग बैलास्ट के संपर्क में आते हुए जो लोड यहाँ पे पॉइंट लोड था यानी केंद्रित बल था, अब वो पूरे एरिया में प्रसारित हो गया है। किसके वजह से, इंटरलॉकिंग जो अलग अलग बैलास्ट की है उसके स्किन फ्रिक्शन से, उसके इंटरलॉकिंग के वजह से यह लोड स्थानांतरित हो जाता है।
अब बैलास्ट को बदलने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब ये बैलास्ट सर्कुलर हो जाते हैं, मतलब ये सब के सब जो इर्रेगुलर शेप थे, समय अंतराल के बाद इनके कॉर्नर्स एक दूसरे से घिस के कैसे हो जाते हैं, लगभग राउंडेड हो जाते हैं। जब ये राउंडेड हो जाएंगे तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग वाली प्रक्रिया लगभग नदारद हो जाएगी, और ये ठीक बात नहीं है। इसलिए जब हम इंस्पेक्शन के दौरान ये समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग ख़त्म हो चुकी है, तो हम वहाँ पर प्रेफर करते हैं कि हम बैलास्ट को बदल दें। पहले इसको मैनुअली किया जाता था, जिसमें ट्रैक को पहले हटाया जाता था, फिर स्लीपर्स को उठाया जाता था, हटाया जाता था। इसको मेंटेनेंस में बहुत सारे गैंगमैन लगते थे। फिर उसके बाद जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन थी, यानी कि जो पहले से पड़ा हुआ बैलास्ट था, उसको उस जगह से, पर्टिकुलर जगह से हटा लेते थे, और फिर वहाँ पर हम नए बैलास्ट को डाल करके उसके फॉर्मेशन, ये जो साइड स्लोप है, साइड स्लोप आप समझ पा रहे हैं 1.5:1 है। इसका मतलब क्या है कि अगर ऊंचाई 1 है तो हॉरिजॉन्टल कितना होगा आपका, 1.5 होगा। तो ये इसके साथ हम जो ये रेशियो, ये जो स्लोप के साथ बना करके हम इसके बारे में अच्छे से स्ट्रेटजी बना लेते थे कि बैलास्ट हमें कितनी ऊंचाई तक लगना है। आगे अभी हम और भी पढ़ लेंगे कि इसका एक कैलकुलेशन, सरल कैलकुलेशन देख लेंगे कि बैलास्ट को की मिनिमम गहराई, यानी कि ये जो डेप्थ है बैलास्ट की, ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने की आवश्यकता ये है कि पहले ये मैनुअली किया जाता था, जिसमें समय की खपत बहुत ज़्यादा होती थी। आज इसको मशीन से करते हैं, जिसमें ट्रैक को हटाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। थोड़ा सा ही डिस्प्लेस करके हम आसानी से उसके नीचे बैलास्ट को डाल देते हैं। बैलास्ट का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य और है कि ये वेजिटेशंस, यानी पेड़ पौधों और घास फूस को रेलवे ट्रैक पे उगने से रोकता है, जिससे इंस्पेक्शन करने में आसानी होती है। मसलन जो इंस्पेक्शन एम्प्लॉयज़ हैं जो रेलवे ने नियुक्त किया है, जिनका काम है कि समय समय से रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करना, उसकी खामियों को पहचानना और रिपोर्ट करना, ताकि जो मेंटेनेंस यूनिट है, मेंटेनेंस पर्सनल हैं, जो ऐसे कार्मिक जिनका काम ही है ट्रैक को मेंटेन करना, वो लोग समय समय से आएँ और जिसमें खामी है उसको बदल सके। मसलन हो सकता है स्लीपर्स में क्रैक हो सकता है रेल में वियर हो, हॉगिंग हो, क्रीप हो। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो इंस्पेक्शन यूनिट आती है, उसका काम बिल्कुल आसान हो जाता है जब बैलास्ट की वजह से रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द घास फूस नहीं जमी रहती। साथ ही साथ बारिश के सीज़न में, बरसात के मौसम में बहुत सारा पानी बहता है रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से इरोज़न, यानी कि मिट्टी का कटान होना संभव है, लेकिन बैलास्ट के पड़े होने की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता। आइए एक छोटे से फार्मूले से हम ये समझ लें कि मिनिमम डेप्थ कितना होता है बैलास्ट का। देखिए, यह एक साइड व्यू है रेलवे ट्रैक का। ये हमारा रेल है, ये स्लीपर्स है। हमने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक वुडन स्लीपर लिया है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, इसको सीसी स्लीपर्स, आरसीसी स्लीपर्स भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिसकी चौड़ाई, स्लीपर्स की जो चौड़ाई है वो स्मॉल b हमने लिया है और इनके बीच में, स्लीपर्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, उसको हमने s के तरह डिनोट किया है, दिखाया है। अब आप देखिए, स्लीपर्स के नीचे जो बैलास्ट हम देते हैं, उसकी न्यूनतम डेप्थ इतनी होनी चाहिए कि जो उसका इन्फ्लुएंस है, जो कह लीजिए इफ़ेक्ट है, जो उसके वजह से प्रभाव है, वो एक दूसरे के क्षेत्र में ना पहुँचे। मतलब क्षेत्र में पहुँचने से पहले तक तो हम उसमें कम से कम फॉर्मेशन दे ही दे। अब देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट से मान लिया जाता है कि जो स्लीपर है वो 45 अंश के कोण पे अपना लोड को प्रसारित करता है, फैलाता है। तो यह दोनों स्लीपर ही ऐसा कर रहे होंगे, तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पर इन दोनों का जो इन्फ्लुएंस एरिया है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होगा, कोइंसाइड करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। हम इस जगह को मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा इन्फ्लुएंस आएगा। तो यह जो डेप्थ होगी, इसी को हम न्यूनतम गहराई कहेंगे अपने बैलास्ट के लिए।
अब आप देखिए, आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, और जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 अंश होता है। अगर मैं इस दूरी की बात करूँ तो ये दूरी कितनी होगी आपसे अगर मैं पूछूं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या था, s था, ये b/2 है, और अगेन ये क्या है, b/2 है। अगर मैं इसको पूरा यहाँ तक लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि s में से b/2 अगर माइनस कर दें तो हमें ये पूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगी। उसको जब हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वो हमारा ये वाला डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ s माइनस b/2 प्लस b/2। इन दोनों को जब हमने किया तो ये पूरी दूरी आ गई। अब अगेन जब मैं इसका हाफ कर दूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी, तो ये आ जाता है s माइनस b/2, यानी कि यह दूरी हो गई s माइनस b/2। जब मैं इस गहराई की बात करूंगा, देखिए 45 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो tan 45 क्या होता है, tan 45 डिग्री ये 1 होता है, जो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा p/b। अगर मैं यहाँ से p लेना चाहूँगा तो ये b tan 45 हो जाएगा, b है s माइनस b/2 इंटू tan 45, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो जो p है वो s माइनस b/2 आ जाएगा। p को हम यहाँ पे d से डिनोट करते हैं, तो आप ये फार्मूला देख सकते हैं, s माइनस b/2 आ गया। ये अलग अलग उसके डिनोशंस हैं। इस पूरे पार्ट में हमने अलग अलग रेल सेक्शंस के बारे में पढ़ा, स्लीपर्स के बारे में पढ़ा, बैलास्ट वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ा। इस पूरे पार्ट को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने निमित द्वारा बनाई गई ई बुक्स का इस्तेमाल किया है और S.C. रंगवाला जी की किताब रेलवे इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ ये पूरा पार्ट आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।